हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। कांस्टेंट्स वो नंबर होते हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते। ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, 5, -7, -2/3, 7/8 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जो हमारे वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल वो होते हैं जो हर क्वेश्चन में जिनकी वैल्यू बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। x, y, z, a, b, c, p, q, r, ये सारे ही वेरिएबल के एग्जाम्पल्स। अब इस साल हमारा ये जो चैप्टर है ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि हमें ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जहां पर दो वेरिएबल्स हमें गिवन होंगे एक इक्वेशन में। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की वो होती है ax + by + c = 0। ये होती है एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। अब जो हमें क्वेश्चंस करने हैं उसमें हमेशा दो इक्वेशंस होंगी, तो इसलिए पहली इक्वेशन को हम ले लेंगे a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी a2x + b2y + c2 = 0। हमेशा हम इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, बाद में हम उसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपको इन दो इक्वेशंस में दिख रहा है कि अगर हम बात करें फर्स्ट इक्वेशन की, फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो होगा a1, y का जो कोफिशिएंट है वो है b1, और जो कांस्टेंट टर्म है वो है c1। इसी तरीके से जो सेकंड इक्वेशन है हमारी, इसमें जो कोफिशिएंट है x का वो है a2, जो कोफिशिएंट है y का वो है b2, और जो कांस्टेंट टर्म है वो है c2। बहुत आसान चीजें हैं, ढंग से समझिए। जहां दिक्कत आए आप लोग हमेशा वेलकम किए जाएंगे अपने डाउट्स को लेके। पहले ये कॉपी कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। अब जो हमारे पास जो पेयर ऑफ लाइंस, जो पेयर ऑफ इक्वेशंस होती हैं, उसके तीन केसेस होते हैं। पहला केस होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस का, जिसे हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि हमारा एक आंसर निकलेगा। यहां पे लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे, और ये जो हमारा आंसर, क्योंकि ये निकल आएगा इसलिए इसे बोला जाएगा कंसिस्टेंट, इसीलिए इसे बोला जाएगा कंसिस्टेंट। इसमें जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो होती है कि
A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। इसमें हमें C1 C2 को निकालना और उसके रिलेशन को फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अभी जैसे थोड़े टाइम पहले हमने डिस्कस किया था कि A1 A2 क्या होते हैं, B1 B2 क्या होते हैं, इसी की वैल्यूज डालेंगे। अगर दोनों ही साइड जैसे A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 आएगा तो वो एग्जाम्पल होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस का, जिसे हम यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं, जिसे हम कंसिस्टेंट भी कहते हैं। सेकंड केस आता है पैरेलल लाइंस का, जिसे हम नो सॉल्यूशन कहते हैं, जिसे हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं क्योंकि इसका आंसर नहीं निकल रहा। ऐसे कि कहीं पे भी लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ये हमारी पैरेलल लाइंस है, इसमें कोई आंसर नहीं निकल रहा। इसमें होता है कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। तीसरा केस जो हमारे पास होता है वो होता है ओवरलैपिंग ऑफ लाइंस। जब लाइंस एक के ऊपर एक आते हैं, इसे हम कोइंसिडेंट लाइंस भी कहते हैं। यहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं और क्योंकि इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं इसलिए ये भी कंसिस्टेंट होता है। इसमें जो इक्वेशन होगी वो होगी A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2। ये हमारा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका एक क्वेश्चन पेपर में यूजुअली पूछा ही जाता है, तो इसलिए हर एक चीज ध्यान से समझिए, सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, बहुत ध्यान देके समझिएगा और हम लोग मिलके इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट निकालेंगे। यहां तक आप कॉपी कीजिए। अब हम लोग स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज पार्ट को। तो सबसे पहले हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब अपनी डॉटर से क्या कहता है कि 7 साल पहले मेरी एज आपसे 7 गुना ज़्यादा थी जो आपकी एज उस टाइम पे थी। तो हमें यहाँ पर दो पर्सन्स की एज के बारे में बोला गया है, एक आफ्ताब की एज, एक उनकी डॉटर की एज। तो क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल का क्वेश्चन है इसलिए मैं अज्यूम कर देता हूं कि लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज है x ईयर्स और आफ्ताब की डॉटर की प्रेजेंट एज है y ईयर्स। मैंने आफ्ताब की एज को मान लिया x ईयर्स और उनकी डॉटर की एज को मान लिया y ईयर्स।
अभी तक जो हमने पढ़ा था उससे हमें एक इक्वेशन मिल रही है, इसे हम लिख लेंगे ATQ, या हम कह लेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉब्लम। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप समझ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉब्लम, आफ्ताब ने क्या कहा, 7 साल पहले। अगर हम बात कर रहे हैं अपने पास्ट की, तो हम ऑब्वियसली बात है, हम कुछ साल पहले हमारी एज कम थी। अगर हम 7 साल पहले की एज निकालेंगे तो आज जो हमारी एज है उसमें से हम 7 इयर्स माइनस करेंगे। तो आफ्ताब की एज 7 इयर्स पहले थी x माइनस 7 इयर्स, और आफ्ताब की डॉटर की एज जो 7 इयर्स पहले थी वो थी y माइनस 7 इयर्स। यहां तक क्लियर है बच्चों? आई रिपीट अगेन कि 7 साल पहले आफ्ताब की जो एज थी वो थी x माइनस 7, और आफ्ताब की डॉटर की जो एज थी 7 इयर्स पहले वो थी y माइनस 7। अब ये क्या कह रहा है कि 7 इयर्स पहले आफ्ताब की एज क्या थी, अपनी बेटी से 7 गुना ज्यादा वो बड़े थे। तो डॉटर की एज को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम यहाँ नहीं भी साइन डालते तो भी, जब कोई साइन नहीं होता तो क्या माना जाता है कि दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। आई रिपीट, 7 इयर्स पहले आफ्ताब की एज अपनी बेटी से 7 गुना ज्यादा बड़ी थी, इसलिए हमने उनकी बेटी की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक चीज ध्यान रखना, बच्चे कई बार गलती क्या करते हैं कि फादर की एज बड़ी है तो वो उन्हीं की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमें ये गलती नहीं करनी। हमें ये बात समझना है कि फादर की एज अपनी बेटी से कितने गुना बड़ी है, तो बेटी को उतना गुना हम करेंगे तभी फादर की एज आएगी। अगर हमने फादर की एज को 7 गुना कर दिया तो वो बेटी की एज के बराबर नहीं है, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके बाद हम इस इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि हो जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई 7y, 7 इंटू माइनस 7 इज माइनस 49। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाते हैं, प्लस 7y उधर जाके माइनस 7y, माइनस 7 अपनी जगह पे वैसे का वैसा, माइनस 49 इज इक्वल टू की ऑपोजिट साइड जाके प्लस 49 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो हमारी एक इक्वेशन बन गई कि x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। अब आगे क्वेश्चन का पार्ट पढ़ते हैं और उसे हम लेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रॉब्लम। तो सेकंड प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, अब आफ्ताब कहता है आफ्टर 3 years from now, also 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. अब 3 साल बाद मेरी एज तुमसे 3 गुना ज्यादा हो जाएगी जो एज तुम्हारी उस टाइम पे होगी। तो 3 साल बाद आफ्ताब की एज होगी x प्लस 3, प्रेजेंट एज x है, हमें अब 3 साल बाद की एज निकालनी है तो हम उसे 3 से प्लस कर देंगे। जब हमें पुरानी एज निकालनी होती है कुछ साल पहले की, हम माइनस करते हैं, आने वाले सालों की एज निकालनी तो हम प्लस करते हैं। अगर आज मैं 20 इयर्स का हूं तो 5 साल बाद में 20 प्लस 5 25 इयर्स का होऊंगा, और 3 साल पहले मैं 20 माइनस 3 17 इयर्स का था। एक छोटे से एग्जाम्पल से चीज क्लियर हो जाती है। तो 3 साल बाद आफ्ताब की एज हो जाएगी x प्लस 3, और ये अपनी बेटी की एज से 3 गुना ज्यादा बड़े होंगे, तो बेटी की एज को इस बार 3 से मल्टीप्लाई करना है, और बेटी की एज 3 साल बाद क्या होगी, प्रेजेंट एज उनकी है y, तो 3 साल बाद उनकी एज हो जाएगी y प्लस 3। देयरफॉर 3 साल बाद यानी कि x प्लस 3 आफ्ताब की एज अपनी बेटी से 3 गुना ज्यादा बड़ी हो जाएगी, यानी कि 3 टाइम्स y प्लस 3। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये हमारी इक्वेशन 1 थी, ये हमारी इक्वेशन 2 है।
क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि हमें इस इक्वेशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो हमने एल्जेब्रिकली तो इसे रिप्रेजेंट कर दिया, अब इसे ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हम इनसे ग्राफ कैसे बनाते हैं, आइए अब वो देख लेते हैं। मैं सिर्फ ऊपर का इतना पोर्शन मिटाऊंगा और नीचे का इतना पोर्शन मिटाऊंगा ताकि चलो हमें पहले इक्वेशंस पता हो। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0, और जो हमारी दूसरी इक्वेशन है वो है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो ये दोनों इक्वेशन मैंने पहले कॉपी कर दी, अब मैंने सारा रफ कर दिया है। इसके बाद अब हम इन दोनों इक्वेशन से तीन सॉल्यूशंस निकालते हैं। जब भी हमें ग्राफ बनाने के लिए कहा जाता है तो हमेशा ध्यान रखना कभी भी दो सॉल्यूशन नहीं निकालने, हमेशा तीन सॉल्यूशन निकालने ही निकालने, उससे ग्राफ काफी एक्यूरेट बनता है। तो देखिए सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, अगर मैं x को एक साइड पे छोड़ता हूं तो माइनस 7y इज इक्वल टू के उधर जाके बन जाएगा प्लस 7y और प्लस 42 बन जाएगा माइनस 42। अब जब ऐसा इक्वेशन बन जाती है तो जो टर्म अकेली होती है उसको छोड़ के जिस टर्म के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा होता है उसकी वैल्यू डाली जाती है ताकि जो नंबर अकेला है उसकी वैल्यू निकल आए। अब मैं अपनी मर्जी से यहां पर मैंने मान लिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया कि y इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या आएगी, y की जगह हम 3 डाल देंगे, y को हम 3 से सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देते हैं। तो ये आ गया माइनस 21, x आ गया माइनस 21। अब अगर हम इसे रियल लाइफ से कंपेयर करें तो एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन यहां पर ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, सिर्फ एक ग्राफ बना रहे हैं हम, तो इसलिए ये वैल्यूज एक्सेप्टेबल है। अब मैं ले लेता हूं y इज इक्वल टू 5, तो x आ जाएगा 7 इंटू 5 माइनस 42, 35 माइनस 42, सो x इज इक्वल टू माइनस 7। इसी तरीके से हम एक तीसरी वैल्यू अज्यूम कर देता हूं कि y है 6, तो x हो जाएगा 7 इंटू 6 माइनस 42, 42 माइनस 42 इज इक्वल टू 0। तो अब यहां पर हम एक ऐसा टेबल बना लेते हैं कि पहले हमने y की वैल्यू ली 3 तो x आया माइनस 21, फिर हमने y की वैल्यू ली 5 तो x आया माइनस 7, फिर हमने y की वैल्यू ली 6 तो x आया 2। इसी तरीके से हम अब दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y। जैसे आपको बताया था कि जिस टर्म के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा होता है हम उसी टर्म के अंदर वैल्यूज को डालते हैं। तो यहां पर मैं अज्यूम कर देता हूं, सबसे पहले मैंने मान लिया कि y की वैल्यू है 1, तो x क्या आ जाएगा 6 प्लस 3 इंटू 1, कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई माना जाता है, तो 3 और y के बीच में कोई साइन नहीं है, यानी कि 3 और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो x आ जाएगा 6 प्लस 3, x आ गया हमारा 9। अब मैं दूसरी वैल्यू अज्यूम कर देता हूं कि y है 2, तो x हो जाएगा 6 प्लस 3 इंटू 2, हमने इसी इक्वेशन में हर बार वैल्यू डालनी है, तो हो जाएगा 6 प्लस 6, तो x आ गया 12। फिर मैं ले लेता हूं y को 0, तो x क्या हो जाएगा 6 प्लस 3 इंटू 0, 6 प्लस 0 6। अब हमने ऐसे इसमें भी एक टेबल बना लिया और 3 वैल्यूज हमने
फाइंड करनी। सबसे पहले मैंने y को लिया था 1 तो x आया था 9, फिर मैंने y को लिया 2, x आया 12, फिर मैंने y को लिया 0 तो x आया 6। यहां तक आप कॉपी कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन के बचे हुए पार्ट को करते हैं। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है। स्पेस कम है इसलिए मैं थोड़ा छोटा छोटा भी लिख रहा हूं और गैप भी 2 का ले रहा हूं। -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14, -16, -18, -20, -22। ध्यान रखना गैप हम जितना भी ले लेकिन दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये है हमारी एक्स डैश। अब y को ले लेते हैं। ये है हमारी y एक्सिस और ये हमारा y डैश। डैश रिप्रेजेंट माइनस। अगर आप स्केल लिखते हैं तो जो हमने स्केल लिया है x एक्सिस पे वो है कि ये जो 10 स्मॉल डिविजन है उसको मैंने लिया है दोनों जगह 2, तो लिखेंगे 10 SD यानी कि 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। इसी तरीके से सेम स्केल मैंने y एक्सिस पे लिया है कि 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। अब हम इस इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं। पहले है x -21 और y 3। -21 ऑब्वियस सी बात है -20 और -22 के बीच में आएगा, सेंटर में आएगा, और 3 जो है वो 2 और 4 के बीच में आएगा। तो ये प्लॉट हो गया यहाँ पे। फिर -7 एंड 5, -7, -6 और -8 के बीच में आएगा, और -5 जो है वो 4 और 6 के बीच में आएगा। फिर 0 एंड 6, x0, y6। तो ये 3 पॉइंट्स हमने ले लिए। इसे हम स्केल से ज्वाइन कर देंगे। फिर दूसरे ग्राफ की दूसरी जो टेबल है उससे हम ग्राफ बना लेते हैं। x9, y1, x9, y1, x12, y2, x12, y2, x6, y0, x6 और y0। अब हम इसको भी स्केल से यूं ज्वाइन कर लेते हैं।
हमें यहाँ दिख रहा है कि ये पैरेलल लाइंस तो नहीं है फॉर श्योर। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर बनाया है तो थोड़ा सा ये इनएक्यूरेट हो सकता है, जब ये लाइंस को एक्सटेंड करेंगे तो ये इंटरसेक्ट हो जाएंगे। तो ये था बेटे हमारा क्वेश्चन 1। बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे ही इस एक्सरसाइज में यही चलेगा। मैं आपको अगले 2 क्वेश्चंस की इक्वेशंस बनवा के छोड़ दूंगा, रिमेनिंग पार्ट आप लोग खुद अटेम्प्ट करेंगे। आई रिपीट, किसी को भी दिक्कत आएगी हमेशा वेलकम किया जाता है। आप लोग अपने डाउट्स खुल के पूछिए, अच्छे तरीके से पूछिए, खूब मेहनत कीजिए, क्योंकि दोनों तरफ से अगर मेहनत होएगी तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। एक क्रिकेट टीम का जो कोच है उन्होंने बाय खरीदे 3 बैट और 6 बॉल्स 3900 की। आगे कहते हैं लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स फॉर द सेम काइंड फॉर ₹1300। बाद में वो जो क्रिकेट कोच थी, फीमेल थी, उन्होंने 1 बैट और 3 और बॉल्स खरीदी 1300 रुपीज की, सेम कैटेगरी की। आप इस इक्वेशन को अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कीजिए। यहाँ पर जो हमें 2 चीजें बताई गई हैं वो है बैट और बॉल। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट है ₹X और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल है ₹Y। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉब्लम उन्होंने क्या समझाया था, हमें क्या बताया था कि 3 बैट और 6 बॉल्स खरीदी 3900 की। 3 बैट खरीदे यानी कि 3 × X, 3 बार बैट खरीदे, 3 बैट खरीदे और 6 बॉल्स खरीदी 6 × Y। तो टोटल कॉस्ट आई थी 3900। तो ये हो जाएगा 3x + 6y = 3900। आप चाहे तो डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हो, इस स्टेप को चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हो। पहला क्वेश्चन था, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, इसलिए मैंने यहाँ पर एक स्टेप ज्यादा लिख दिया, नहीं तो इसकी कोई जरूरत ऐसी खास नहीं होती। फिर अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रॉब्लम क्या कहते हैं कि उन्होंने 1 और बैट और 3 और बॉल्स खरीदी, कितने की? 1300 की। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इन दोनों इक्वेशन से हम एक वो टेबल बना देंगे। टेबल बनाने तक क्वेश्चन में कराऊंगा, जो ग्राफ वाला पार्ट है वो आप खुद करेंगे। और जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप लोग जिस एक्सरसाइज तक हमने कर लिए, जिस क्वेश्चन तक कर लिए, आप कर सकते हैं। असाइनमेंट आपको मैंने लास्ट चैप्टर की भी भेजी थी, इस चैप्टर की भी मैं अगली क्लास के बाद भेजूंगा, कि पहले हम थोड़ा सा बेसिक से आगे बढ़ जाएं, ताकि आप लोगों के पास कुछ ना कुछ करने के लिए हो जाए। आज आपने यही करना है कि ये 3.1 पूरी कंप्लीट करेंगे और इससे पहले वाले एग्जाम्पल्स करेंगे। तो आओ पहले ये वाले क्वेश्चंस को हम कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे ये हमारी पहली इक्वेशन है, मैं इसे लेके चल रहा हूं कि 3x + 6y = 3900। तो यहां हो जाएगा 3x = 3900 - 6y। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3900 - 6y / 3। अब हम यहां देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में 3 कॉमन निकल रहा है, तो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। हमने 3 कॉमन निकाला न्यूमरेटर में से, तो ये बच गया 1300 - 2y। 3 से 3 कट गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 1300 - 2y। x की वैल्यू आ गई 1300 - 2y। अब कंपैरेटिवली ये क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा और आसान हो गया, तो मैं यहां पर लेता हूं
y की वैल्यू सबसे पहले मैंने 300 अज्यूम कर ली, क्योंकि 1 और 2 लूंगा तो ग्राफ बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ले रहा हूं, इससे ग्राफ थोड़ा कॉम्पैक्ट सा बनेगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1300 माइनस 2 इंटू 300, 1300 माइनस 600, 700। x की वैल्यू आ गई 700। एक बार और वैल्यू अज्यूम कर देता हूं कि पुटिंग y इज इक्वल टू 400। अब मैंने y की वैल्यू ली 400, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1300 माइनस 2 इंटू 400, तो ये आ जाएगा 1300 माइनस 800, दैट इज 500। इसके बाद मैं ले लेता हूं y की वैल्यू को 500, तो x आ जाएगा 1300 माइनस 2 इंटू 500, 1300 माइनस 1000 इज इक्वल टू 300। तो हमारा जो पहला टेबल बन गया वो बन गया कि y हमने सबसे पहले लिया 300, तो x की वैल्यू आई 700, फिर मैंने y को लिया 400, तो y की वैल्यू आई 500, फिर मैंने y को लिया 500, तो x की वैल्यू आई 300। तो हमने पहली इक्वेशन को सॉल्व करके ये टेबल बना लिया। अब हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करके दूसरा टेबल बनाते हैं। तो हमारी जो सेकंड इक्वेशन है वो है x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ये है x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, तो ये हो जाएगा प्लस 3y इज इक्वल टू के ऑपोजिट साइड जाके माइनस 3y। अब हम y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने y को ले लिया 300, तो x आ जाएगा 1300 माइनस 3 इंटू 300, 1300 माइनस 900, तो आंसर आ गया 400। अब मैं ले लेता हूँ y की वैल्यू को 400, तो x आ जाएगा 1300 माइनस 3 इंटू 400, 1300 माइनस 1200, तो x की वैल्यू आ गई 100। फिर मैं y को ले लेता हूं 500। बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अच्छे तरीके से समझोगे इजी लगेगा। अगर आप इसको छोड़ दोगे, अपने ऊपर एक फोबिया डेवलप कर लोगे, फिर आपको दिक्कत आएगी। तो हमने दिक्कतों की तरफ नहीं जाना, हम लोग ने रेगुलर रहना स्टडीज में, फिर हमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चंस हैं बेटे, इंटरेस्ट लेके समझिए। एक बार इंटरेस्ट क्रिएट हो गया तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आपको इजी लगेंगे। हमने सब्जेक्ट से, क्वेश्चन से, कॉन्सेप्ट से दोस्ती करनी है। अगर हमने एक बार दोस्ती कर ली तो हमारा अपने आप इसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, और पेरेंट्स को भी आपको बार बार पुश नहीं करना पड़ेगा। आप लोग खुद अपने मन से पढ़ोगे और रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। फिर हमने y को लिया 500, तो x आ जाएगा 1300 माइनस 3 इंटू 500, 1300 माइनस 1500 इज इक्वल टू माइनस 200। तो हमने जो दूसरी इक्वेशन से जो टेबल बनाया वो हमने ये बनाया है कि मैंने सबसे पहले y लिया यहाँ पे 300, तो x की वैल्यू आई 400। फिर मैंने y की वैल्यू ली 400, तो y आया 100, सॉरी x आया 100। फिर मैंने y की वैल्यू ली 500, तो x आया माइनस 200। इसके बाद इसका ग्राफ बना देंगे हम। बस इतना सा ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 वो थोड़ा और कम कराऊंगा ताकि आप लोग अपने एंड पे प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कर सकें। आई रिपीट, अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं। आप अपने फोन से
मैसेज करके, व्हाट्सएप ड्रॉप करके, कॉल करके मेरे साथ हमेशा जुड़ सकते हैं। हम लोग मिलके जितनी भी डिफिकल्टीज होंगी छोटी मोटी सारी उसे खत्म कर देंगे अपने एकेडमिक से रिलेटेड, और बहुत अच्छे तरीके से इस बार पढ़ाई करेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में कहता है कि कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। हमने 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप लिए 160 रुपीज के। तो यहाँ पर हमें दो चीजों के बारे में बात कर रहा है, एप्पल और ग्रेप्स। तो मैंने मान लिया कि कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल है ₹X और 1 kg ग्रेप्स हैं ₹Y के। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉब्लम क्या कहते हैं हमें कि 2 kg एप्पल यानी कि 2x, 1 kg ग्रेप 1 into y is y, और इसकी कीमत कितनी आ रही है 160 रुपीज। तो ये होगा हमारी इक्वेशन 1। फिर अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रॉब्लम, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, बच्चे समझदार हैं, समझ जाएंगे। यहां पर कहता है कि 1 महीने बाद इन्होंने क्या नोटिस करा कि 4 kg एप्पल दैट इज 4x एंड 2 kg ग्रेप्स प्लस 2y, इनकी मिला के कीमत हो गई ₹300। ये इक्वेशन 2 हो गई। इसे हम खुद सॉल्व करेंगे पूरे क्वेश्चन को। जो रिमेनिंग पार्ट है इसका हम पहले ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, फिर इसका हम टेबल बनाएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। खूब अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, बोर्ड क्लास है हमारी। मैं चाहूँगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के काम आए, इसलिए खूब अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए, खुद अच्छे तरीके से पढ़िए, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को भी मोटिवेट करो। आप लोग अगर सब बाकियों के साथ अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा, जैसे लॉ ऑफ कर्मा कहता है। तो एक अच्छी नीयत से, साफ नीयत से पढ़िए, पेरेंट्स का कहना मानिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय फॉर नाउ, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।